अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक था ना, मुझे थोड़ा सा उसकी तरफ वापस जाना पड़ेगा, उसके साथ ये लिंक कर रहा है। और ये इस चैप्टर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद है जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या एक रिलेशनशिप बनाया था इस सर्किट के लिए, जिसमें एक राड था और ये राड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। जो ही इसके अंदर से करंट गुजरता है ये क्या करता है, ये मूव करता है राइट साइड की तरफ। और ये फील्ड थी। अच्छा, इस पे जो फोर्स लग रही है ना, ये हमने बनाई थी, वो थी F = I L क्रॉस P। ये फोर्स हमने इस पे जो लग रही है उसका एक्सप्रेशन बनाया था, F = I L क्रॉस P। ठीक हो गया। इसके हम डेप्थ में जाने लगे हैं। ये आज का जो टॉपिक है ये इस टॉपिक की डिटेल है। मसलन उसमें हमने देखा कि राड पे फोर्स लग रही है। आज हम देखेंगे कि असल में वो राड पे फोर्स नहीं लग रही, असल में वो जो चार्जेस हैं जो इसके अंदर से फ्लो कर रहे हैं उन पे फोर्स लग रही है, और वो चार्जेस की वजह से राड मूव करता है। टॉपिक का नाम भी यही है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हमने बड़ा कर लिया यहाँ पे। इसके अंदर चार्जेस हैं इस तरह से, ये पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे मूव कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक चार्ज हमने ये लिया हुआ है। चार्ज जो है उस पर वो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। राइट हैंड रूल लगाएं, देखें आपने रखना है थंब को V की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और पाम को रखना है आपने, जिस साइड पे पाम होगी वो फोर्स हो जाएगी। तो ये राड अगर इस तरह से पड़ा हुआ है और इसमें चार्जेस ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो ये राड जो है इस पर इस तरफ फोर्स लगेगी, ये आउटसाइड द बोर्ड, आउट ऑफ बोर्ड ये मूव करेगा। ठीक है, बेसिकली जो फोर्स लग रही है वो चार्जेस पे लग रही है। आज हम इस तरह का एक फार्मूला बनाएंगे जो हमें मैग्नेटिक फोर्स बताएगा उन चार्जेस के ऊपर जो इस कंडक्टर के अंदर से मूव कर रहे हैं। ये वाला फार्मूला था कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो। इसके लिए हमारे पास ये देखें, ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ L है, इसका एरिया A है। फ़र्ज़ करें कि इसमें जो एक चार्ज है उस पर जो चार्ज की अमाउंट है, मिकदार है, वो Q है, और n नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं वो यहाँ से मूव कर रहे हैं। n नंबर ऑफ़ चार्जेस टोटल यहाँ से मूव कर रहे हैं। एक चार्ज पे जो अमाउंट है वो Q है एक चार्ज की। n का मतलब है अगर ये 100 मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे n 100 आ जाएगा, अगर ये 1000 है तो n 1000 आ जाएगा। सिंपल। ये डेल्टा Q वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो टोटल यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है। हमने चूँकि ये वाला हिस्सा लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसलिए हमें जो ये कंडक्टर है इसका वॉल्यूम भी लेना पड़ेगा, AL। इस पॉइंट को अगर समझें, दोबारा से मैं इसको रिवाइज करता हूँ। देखें हमने ये कैसे लिख ली है। हमारे पास एक सिंगल चार्ज जो है उसकी वैल्यू है Q। ठीक, वो प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो भी, लेकिन यहाँ पे सिंगल चार्ज है नहीं। यहाँ पे हमें चार्ज की एग्जैक्ट तादाद नहीं पता, हम ये कह रहे हैं n नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं। n 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, वो n नंबर ऑफ़ चार्जेस आ गए। ठीक है, हमने सारा कंडक्टर नहीं लिया, हमने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक कंडक्टर लेना है। देखिए कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा आगे भी हो सकती है, लंबा हो सकता है। हमने जो कंडक्टर का हिस्सा लिया हुआ है उसका वॉल्यूम भी साथ मल्टीप्लाई किया। इसका ये मतलब होगा कि ये डेल्टा Q वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो इस लेंथ ऑफ द कंडक्टर में फ़्लो कर रही है, इस लंबाई के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई भी आ गई, और इस एरिया के अंदर एक चार्ज भी NQ टोटल चार्ज जो इसके अंदर है, किसके अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर। अंडरस्टैंड। ये हमारे पास आ गया डेल्टा Q, वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो यहाँ से एंटर होगी और यहाँ से निकल जाएगी। अच्छा, डेल्टा T वो टाइम होगा, टाइम टेकन बाय द
चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर, वो जो टाइम होगा वो डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी को हम लिखेंगे इस इक्वेशन से, एस इज इक्वल टू वी टी होता है। अगर मैं टी की वैल्यू निकालूं तो एस ओवर वी होगा, तो ये आ जाएगा एस ओवर वी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल ओवर वी। ठीक हो गया। एस को हमने एल क्यों किया, क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो टोटल फासला चार्जेस ने तय करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, वो एल है, और जितने टाइम में करना है वो डेल्टा टी टाइम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे करंट की, बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, वो होती है I इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसलिए हमने ये दोनों इक्वेशंस पहले बनाई हैं, हमने इसको करंट में यूज़ करना है। डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास आ जाएगा एन क्यू ए एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा एल ओवर वी। ये हमारे पास जो है ना, ये यहाँ से एल से कैंसिल हो रहा है, पीछे बचेगा हमारे पास I इज इक्वल टू एन क्यू ए वी। ठीक हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं ये। अच्छा, अभी जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी, सॉरी मिटा दिया उसको, वो हमें पता है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होती है भला, वो होती है F इज इक्वल टू I L क्रॉस B। ठीक हो गया। यहाँ तक ये वो लास्ट एक्सप्रेशन। इसमें I की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 से, इसको हम 4 कह देते हैं। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू I की वैल्यू पुट करें N Q A V, साथ आ जाएगा L क्रॉस B। ये यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं आपको, किसी स्टेप की आपको समझ नहीं आई तो उसको दोबारा से मैं समझा देता हूँ, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज़ करने लगे हैं। वो ट्रिक क्या है, ये जो वेक्टर L है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, L इज इक्वल टू L मैग्नीट्यूड L यूनिट वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं हम। देखें, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही होता है ना यूनिट वेक्टर। इसको मैं अगर इधर ज़रब दे दूं तो ए वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। तो यहाँ पे देखें जो एल वेक्टर है, इसको मैंने इस तरह लिख लिया जैसे हम इसको लिख रहे हैं, ऐसे। ये ए वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड से ज़रब दे दें। देखिए, वैसे कॉमन सेंस है कि एक वेक्टर में दो ही चीज़ें होती हैं, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, सिंपल। अच्छा, अगर ये डायरेक्शन, अगर वेक्टर लेंथ जो है ये एक्स एक्सिस में है तो आई कैप हो जाएगी ये डायरेक्शन। अगर वेक्टर वाई एक्सिस में पड़ा हुआ है तो ये एल जो है ये के कैप हो जाएगा। अगर ये जेड एक्सिस में पड़ा हुआ है, अगर सॉरी वाई में पड़ा हुआ है तो जे कैप होगा, और अगर जेड में पड़ा हुआ है तो ये के कैप हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब है लंबाई, कि कंडक्टर की कितनी लंबाई है। मतलब अगर ये लंबाई 5 मीटर है तो हम इस, और एक्स एक्सिस में पड़ा हुआ है तो ये सिंपल हो जाएगा 5 आई कैप, एल वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सिंपल। यही चीज़ हमने लिखी है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में और डायरेक्शन में। ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, ये मैंने आपको बता दी। इस एल वेक्टर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू एन क्यू ए वी एल, एल यूनिट वेक्टर क्रॉस बी। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब देखें इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एन
QAL को बाहर निकाल लेते हैं, V को अंदर लिखते हैं इसके साथ। ऐसा क्यों किया है इसकी वजह बताता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा B, ठीक है। अच्छा, L यूनिट वेक्टर क्या है? अभी भी मैंने बताया L यूनिट वेक्टर ये L यूनिट वेक्टर का मतलब है अगर कंडक्टर पड़ा हुआ है x एक्सिस में तो I कैप, अगर y एक्सिस में पड़ा हुआ है तो j कैप, अगर z एक्सिस में पड़ा हुआ है तो k कैप। इसका यही मतलब है और कुछ भी नहीं है कैप वाले L का। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर है, जो हमारे पास चार्जेस हैं, ये जो चार्ज मूव कर रहा है इसकी डायरेक्शन और L की डायरेक्शन अगर आप गौर करें तो सेम होगी। मसलन ऐसे नहीं हो सकता कि करंट की ये डायरेक्शन और कंडक्टर ऐसे पड़ा हो। ऐसे तो नहीं हो सकता कि तार ऐसे हो, कंडक्टर इस तरह से पड़ा हुआ है और उसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, नहीं ना हो सकता। इसका मतलब है कंडक्टर की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है, चार्जेस ने ऐसे ही मूव करना है ऊपर। इसका मतलब है जो डायरेक्शन कंडक्टर की होगी, L की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन चार्जेस की भी होगी। अगर कंडक्टर x एक्सिस में ऐसे पड़ा हुआ है तो चार्जेस भी x एक्सिस में जाएंगे। अगर मैं कंडक्टर को ऐसे कर देता हूँ तो चार्जेस भी ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अगर हम z एक्सिस में कर देते हैं तो चार्जेस भी z एक्सिस में जाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि चार्ज की डायरेक्शन और कंडक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज सेम रहती है, ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब है L कैप और V कैप है चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो इसका मतलब L कैप और V कैप सेम होंगे क्योंकि ये दोनों सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, इसका और कोई किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं। अगर ये दोनों सेम हैं तो फिर NQAL V इंटू V कैप, मैं इसकी जगह पे V कैप लिख देता हूँ इंटू B, L की जगह पे V कैप लिख दी। अब देखिए V इंटू V कैप क्या बनेगा? V वेक्टर नहीं बन जाएगा? V ज़रब V की डायरेक्शन तो ये बन जाएगा V वेक्टर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों किसी चीज़ वेक्टर की हो तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब है मैं यहाँ पे V वेक्टर लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू NQAL V वेक्टर इंटू B। अच्छा, अब देखें ये फोर्स है उन सारे चार्जेस पे जो उस कंडक्टर में से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने फोर्स निकालनी है ऑन ए सिंगल चार्ज तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि Q को इधर ही रहने दें, V क्रॉस B डिवाइडेड बाई NaL। देखें फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम आ रहा है, बेसिकली एरिया ज़रब लेंथ वॉल्यूम होता है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ, वॉल्यूम इसमें से ख़त्म हो जाएगा। इसका ये मतलब होगा कि हम फोर्स वो निकाल रहे हैं जो सिंगल चार्ज के ऊपर लग रही है, क्योंकि यहाँ पे n से भी हमने डिवाइड कर दिए, और n से डिवाइड करने का मतलब है कि टोटल चार्जेस की बजाय हमारे पास सिर्फ एक चार्ज की है। ये इस तरह से समझें कि जैसे 10 किताबों की कीमत 100 रुपया है और मैं आपसे कहूँ कि एक बुक की कीमत बताएं, तो आप क्या करेंगे? आप इस 10 को उठा के इधर नीचे ले जाएंगे और इससे डिवाइड कर देंगे और आपके पास एक बुक की कीमत आ जाएगी। हमने भी ऐसे किया है। टोटल फोर्स थी NQ का मतलब है सारे चार्जेस पे फोर्स, N का मतलब है जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस पे हैं। मसलन वो 1000 हैं तो 1000 पे जो फोर्स लग रही, हमने फोर्स निकालनी है एक चार्ज की। तो हमने क्या किया है कि उसको N से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अच्छा, AL से क्यों डिवाइड किया? N से तो इसलिए डिवाइड किया है कि हमने सिर्फ एक की निकालनी थी और ये वाला जो हमारा फार्मूला है ये सिर्फ एक N यानी कि सब की बता रहे हैं, ठीक है। अगर एक की निकालनी है तो N को इधर ला के डिवाइड कर, सिंपल इस तरह से। AL को इधर हम क्यों लेकर आए हैं? AL है वॉल्यूम, ये बता रहा है कि ये वाली जो फोर्स है ये इस वॉल्यूम के अंदर लगेगी। वो किस वॉल्यूम के अंदर? इसके अंदर, यानी कि कंडक्टर के अंदर। हम चाहते हैं हमें ये पता चले कि अगर इस कंडक्टर से आज़ाद हो चार्ज
और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो, कंडक्टर ना हो वहाँ पे, एक आज़ाद चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो, तो उस पे कितनी फोर्स होगी। तो हमने कंडक्टर की जो वॉल्यूम है उससे भी डिवाइड किया है, तो वो जब किसी भी दूसरी चीज फोर्स को उससे डिवाइड किया है तो अब फोर्स वॉल्यूम से भी आज़ाद हो गई। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो नई फोर्स हमें मिलेगी वो फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज होगी, वो हो जाएगा QVB। ठीक है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये नई फोर्स बन रही है, यानी कि फोर्स बगैर वॉल्यूम के। बगैर वॉल्यूम का मतलब है कि कंडक्टर, इसमें इस फार्मूले में देखें ना एरिया है, ना लेंथ है, ना वॉल्यूम है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है ये जो फोर्स है ये सिंगल चार्ज के ऊपर होगी, और वो चार्ज कंडक्टर के अंदर ना भी हो ना तो भी उस पर फोर्स लगेगी, और वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगाएगी, इसलिए हमने 20 हाथ लगा दिए। ठीक हो गए। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज बगैर कंडक्टर के आज़ादाना तौर पे मूव करता है तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो ये वाली फोर्स होगी, F = QVB। Q का मतलब सिंगल चार्ज। ठीक है, इसे कहते हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। एक बात याद रखनी है आपने कि ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तब लगेगी जब चार्ज मूव कर रहा होगा। देखिए, अगर मैं V वेलोसिटी 0 कर दूं, V = 0 कर दें, तो फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स तब लगेगी जब चार्जेस मोशन में होंगे। रेस्ट में पड़े हुए चार्ज फील्ड के अंदर हो, उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगी। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रख दें तो वो उसको रेस्ट में पड़ा हुआ है उस पर फोर्स लगा लेगी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स रेस्ट वाले चार्जेस पे फोर्स नहीं लगा सकती। ठीक हो गया। और इस फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन शुरू में हमने निकाली थी वही डायरेक्शन है। देखें, थंब को V की डायरेक्शन में रखें, फिंगर्स को B की डायरेक्शन में रखें, और आपका जो ये पाम है ये आपको F दे देगी फोर्स। ठीक है, राइट हैंड रूल से भी ये चीज़ जस्टिफाई हो रही है हमारे पास। ये इस चैप्टर का जो है ना ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट साइड पे देखें तो एक पिक्चर बनी हुई है पेज नंबर 65 पे, और वो कहता है कि एक चार्ज एंटर हो रहा है फील्ड के अंदर, और मुझे बताएं कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन तो उसने खुद बता दी है। ये देखें, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है। चार्ज इस तरह से एंटर हो रहा है। आपने अपने थंब को V की डायरेक्शन में रखना है, फिंगर्स को B की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो नॉर्थ से साउथ है ना, ये नॉर्थ होना चाहिए आपका, ये साउथ होना चाहिए, ये B होना चाहिए। तो जो ही वो फील्ड के अंदर एंटर होगा तो आपकी जो पाम है वो अपवर्ड मूव करेगी, और अपवर्ड मूव करेगी तो फोर्स वहाँ पे नज़र आ जाएगा। चार्ज एंटर होते ही ऊपर चला जाएगा। अगर चार्ज नेगेटिव है, आपके लिए क्वेश्चन है, ये तो पॉजिटिव चार्ज था, अगर चार्ज इसकी जगह पे नेगेटिव हो और वो फील्ड के अंदर एंटर हो तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आपने कल जो है ना वो बताना है राइट हैंड रूल यूज़ करके कि क्या कैसे होगी। ठीक है, चलें।